जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कंटिन्यू आप लोगों की क्लासेस आ रही हैं। ठीक है, देखिए आपके बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से कराई जाती है। आपके एग्ज़ाम से पहले महासंग्राम रिवीजन क्लासेस दी जाती हैं, तो प्लीज़ एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें दोस्तों। उसके बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, चलें आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक। ठीक है, आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो गया एग्जाम 2024 के लिए, एग्जाम 2025 के लिए, यह क्लास 2026-2027 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, जो अपना दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इनके पेपर का कोड का इनके पेपर का नाम रहेगा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया पाल डायनेस्टी टू 1200 एडी। ठीक है, 1200 एडी यानी उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास पाल राजवंश से 1200 ईस्वी तक। ठीक है, अच्छा, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इनको प्राचीन इतिहास को 2 पेपर देने पड़ेंगे। जैसे आप सभी लोगों के 8 यूनिट है, तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपके 4-4 यूनिट 2 पेपर में बटे हुए हैं। ठीक है, तो 550 ईस्वी से लेकर के आपके 550 से लेकर के 1200 ईस्वी तक है, तो 2 पेपर है। तो जिनका 550 से लेकर के 1200 ईस्वी तक है वो भी इस क्लास को अटेंड करेंगे, और जिनका केवल पाल राजवंश से 1200 ईस्वी तक है वो भी इस क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, चलें आपको मैं इसमें बता दूं, ये मॉडल पेपर 1 है, क्लास 1 है। ठीक है, इसके पहले और भी मैंने मॉडल पेपर दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, इस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। उसके बाद आप सारे क्लासेस देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, सारे क्लासेस देख लेंगे। जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इनका पेपर कोड है AAC 202। ठीक है, और पहले पेपर का नाम है, पहले पेपर कोड का है, पहले जो इनका पेपर कोड है AAC 201 है। ठीक है, चले आगे मैं बात करूँ इसमें, जो बच्चे कंटिन्यू जुड़े हैं उनको पता होगा टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं आपके नोट्स को मिला करके। अब देखें, बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, माँ कुमारी यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी शायद ऑब्जेक्टिव होते हैं। देखिए, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों ही होते हैं। ठीक है, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे यूनिवर्सिटियां ऐसे हैं, जो छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहां पर आपके लिखित एग्जाम होने वाले हैं। तो मैंने दोनों क्वेश्चन पेपर आपके सॉल्व कराए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो जिनका लिखित एग्जाम है वो अपना क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल थे, ए ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ की पॉइंट दिए जाएंगे, क्योंकि की पॉइंट से आपके कई सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, और की पॉइंट पढ़ने से आपके डाउट भी क्लियर होते हैं दोस्तों। ठीक है, देखें, पाल वंश के सबसे महान शासक धर्मपाल को माना जाता है। धर्मपाल पाल वंश के संस्थापक गोपाल के पुत्र थे। ठीक है, उन्होंने 770 से लेकर के 810 ईस्वी तक शासन किया। मतलब आप समझ रहे हैं, जो धर्मपाल थे वो गोपाल के पुत्र थे। अच्छा, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। ठीक है, तो गोपाल के पुत्र धर्मपाल थे, और जो धर्मपाल थे इनका शासनकाल 770 से लेकर के 810 ईस्वी तक था। ठीक है, यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न बन गए। और आप PDF पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बिल्कुल फ्री में PDF है, 1 भी रुपये आपको देना नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के ठीक नीचे आपको PDF मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके रिवीजन भी होते रहेंगे और फ्री में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही दी जाती है। क्यों दी जाती है सर जी? क्योंकि वीडियो बनाना बार बार पॉसिबल नहीं होता है, छोटी छोटी जानकारियाँ जो होती हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलें अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, पाल वंश की स्थापना हुई थी 788 ईसा पूर्व में, 750 ईसा पूर्व में, 780 ईसा पूर्व में, या फिर 775 ईसा पूर्व में? बताइए, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, पाल वंश की स्थापना 750 ईसा पूर्व में हुई थी, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 3 आपका क्या पूछा गया है,
पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, मगध, बिहार या फिर मुंगेर? देखिए, पाल वंश की राजधानी एक जगह नहीं थी, ये बार बार चेंज होती रही है। तो ध्यान रखेंगे, जितनी बार चेंज हुई है मैं उतनी बार उस जगह का नाम बताया हूँ। आपके ऑप्शन में बदल बदल करके ये देता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बाबू लोग, ठीक है। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी, डी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी बदल बदल के क्यों देता है? क्योंकि इनकी राजधानी बदल बदल की थी, ठीक है। जैसे देखें, पाल वंश की मुख्य राजधानी मुदगिरी थी, जो अब मुंगेर के नाम से जानी जाती है। यह पूर्वी बिहार में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले, आपका प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, पाल वंश का संस्थापक गोपाल किस धर्म का अनुयायी था? तो यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा गया है, पाल वंश के प्रमुख शासक थे गोपाल, धर्मपाल, महिपाल, नारायणपाल, न्यायपाल। ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके पाल वंश के प्रमुख शासक हैं, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा गया है, धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से कब संबोधित किया गया था? किस सदी में किया गया था? तो यह 11वीं सदी में किया गया था, बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, देखें, धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि चक्रायुध को गद्दी पर बैठाकर देने के बाद मिली थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। जब आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जब आगे आप तैयारी करेंगे तो ये सभी आपको आगे मिलेंगे। चले, प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा क्या है, गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विधा का विकास किस राजवंश में हुआ था? तो यह पाल राजवंश में हुआ था, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 8 आपका क्या पूछा गया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन एक शिक्षा का केंद्र था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक शिक्षा का केंद्र, भैया बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया है, मुंगेर अभिलेख संबंधित है गोपाल से, धर्मपाल से, नारायणपाल से या फिर देवपाल से? बताइए, मुंगेर अभिलेख किससे संबंधित है? तो मुंगेर अभिलेख धर्मपाल से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 11 आपका क्या पूछा गया है, किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया था? देखिए, शुंग वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया था, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 12 आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार की स्थापना की थी? बताइए, आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, जो धर्मपाल थे ये सोमपुर महाविहार की स्थापना किए थे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 13 आपका क्या पूछा गया है, ध्यानपूर्वक देखेंगे, देवपाल के काल में बाल पुत्र देव कौन थे? तो ये पाल राजा थे, ये ऑप्शन आपके करेक्ट है, ठीक है, पाल वंश के राजा थे, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है, पाल शासक धर्मपाल किस धर्म का अनुयायी था? तो यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज, नालंदा, उज्जैनी या फिर मुंगेर? कौन? बताइए, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? तो यह कन्नौज था, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया है, धर्मपाल का समकालीन शासक कौन था? धर्मपाल का समकालीन शासक ये वत्सराज थे, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, लक्ष्मीकर्ण किस वंश का शासक था? लक्ष्मीकर्ण जो थे ये कलचुरी राजवंश के शासक थे, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया है, विद्याधर शक्तिशाली राजा था? तो ये चंदेल वंश का शासक था, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 18 का। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, जो यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल। जैसे देखिए, विद्याधर चंदेल वंश के राजा गंडदेव का बेटा था, ठीक है। विद्याधर ने 1003 से 1035 ईस्वी के बीच शासन किया था। विद्याधर ने जेजाक भुक्ति क्षेत्र में शासन किया था, जो आज मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में आता है, ठीक है। चले, आगे आप लोग याद रखेंगे, विद्याधर ने चंदेल शक्ति का विस्तार उत्तर पश्चिम में चंबल नदी
और दक्षिण में नर्मदा नदी के बीच किया था। ठीक है। विद्याधर ने खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर बनवाया था। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था, ऐसा आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है किसने बनवाया था, तो विद्याधर ने बनवाया था। ठीक है। अच्छा, इस मंदिर को साल 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। आगे देखें, विद्याधर के शासनकाल में ही महमूद गजनवी के नेतृत्व में तुर्कों ने हिंदू राजाओं पर हमला किया था। विद्याधर ने तुर्कों का बड़ी वीरता से सामना किया था। ठीक है। विद्याधर के बाद उसका बेटा विजयपाल उसका उत्तराधिकारी बना था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है विजयपाल किसका पुत्र था? विद्याधर का। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया है, त्रिपुरी राजधानी थी, जो त्रिपुरी है यह कलचुरियों की राजधानी थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 आपका क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी एक कृति राजशेखर द्वारा रचित मानी जाती है? रास्तरंगिणी, सप्तशतक, विद्वशाल भंजिका या फिर कादम्बरी? बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, विश्वशाल भंजिका जो है ये राजशेखर द्वारा रचित मानी जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा गया है, कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी? तो कोक्कल प्रथम ने कलचुरी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, कोक्कल प्रथम ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 22 है आपका, कलचुरी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 845 ईस्वी में कलचुरी वंश की स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया है, कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? कलचुरी वंश की जो राजधानी है यह त्रिपुरी में थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आपका दिया गया है, ध्यान से देखेंगे, कलचुरी वंश की राजधानियाँ अलग अलग जगहों पर थी। ठीक है। अच्छा, क्यों थी? देखें, कलचुरी वंश की सबसे पहले ज्ञात राजधानी महिष्मती थी, जो संभवतः नर्मदा नदी घाटी में थी। ठीक है। अगला देखिए, कलचुरी वंश की छत्तीसगढ़ में पहली राजधानी तुममन थी। ठीक है, जो कोरबा जिले में है। ठीक है। अच्छा, आगे देखिए आप लोग, त्रिपुरी के कलचुरियों की राजधानी त्रिपुरी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो आज मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास तेवर में है। ठीक है। रतनदेव ने रतनपुर नाम की नई राजधानी की स्थापना की थी। इसीलिए ये अलग अलग आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम ये आपके दिए जाते हैं। जितने भी नाम आपके इससे संबंधित हैं मैंने सभी को बता दिया। अब आपका एक भी उत्तर गलत नहीं होगा। ठीक है, चाहे किसी भी तरह से आपके एग्जाम में पूछेगा। 24 नंबर प्रश्न है, राज्य के कलचुरी वंश की कुल देवी हैं? तो नागनेशिया माँ ये आपके कलचुरी वंश की कुल देवी हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 है आपका, ध्यान देंगे, लक्ष्मीकर्ण किसका पुत्र था? लक्ष्मीकर्ण गांगेय देव का पुत्र था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया है, कलचुरी वंश का राजकीय भाषा थी, संस्कृत थी। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 26 का। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा गया है, कलचुरी वंश के संस्थापक कोक्कल प्रथम किसका पुत्र था? कोक्कल प्रथम कलिंग राज का पुत्र था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया है, जेजाक भुक्ति का संबंध था पाल वंश से, राष्ट्रकूट वंश से, सेन वंश से या फिर चंदेल वंश से? बताइए सभी लोग। बिल्कुल, जेजाक भुक्ति का जो संबंध है चंदेल वंश से था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा गया है, यशोवर्मन का शासनकाल था। यशोवर्मन का शासनकाल 690 से 740 ईस्वी में था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा गया है, चंदेल वंश की सांस्कृतिक राजधानी थी, कहाँ थी? खजुराहो में। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 31 क्या पूछा गया है, भवभूति दरबारी कवि थे, हर्ष के, यशोवर्मन के, विजय सेन के या फिर लक्ष्मण सेन के? भवभूति जो दरबारी कवि थे ये यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 32 पूछा गया है, मृक्ष
कटिकम की रचना किसने की? मृक्ष कटिकम की रचना शूद्रक ने की थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे जयचंद के अभिलेख में त्रिविक्रम के समान बताया गया है? तो ये बताया गया है विजय चंद्र को। ठीक है, विजय चंद्र को जयचंद्र के अभिलेख में त्रिविक्रम के समान बताया गया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है, जयचंद्र किसका पुत्र था? तो जयचंद्र जो था साथियों, ये विजय चंद्र का पुत्र था। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, कई सारे प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। राजा जयचंद गढ़वाल जो गढ़वाल था, ठीक है, राजा जयचंद गढ़वाल वंश के राजा विजय चंद्र के पुत्र थे। जयचंद्र के दादा का नाम क्या था? गोविंद चंद्र। ठीक है, जयचंद्र की माँ का नाम क्या था? चंद्रलेखा। जयचंद्र के दो बच्चे थे, बेटे का नाम हरिश्चंद्र और बेटी का नाम संयोगिता था। ठीक है, जयचंद्र का अभिषेक पूछा जाता है। ठीक है, जयचंद्र जो थे इनका राज्याभिषेक पूछा जाता है कब हुआ था? तो 21 जून 1170 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 35 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश का भारतीय साहित्य में सर्वाधिक उल्लेख हुआ है? तो ये जयचंद का हुआ है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 आपका पूछा गया है, मुसलमान लेखकों ने किस गढ़वाल राजा को तत्कालीन भारत का सबसे बड़ा राजा बताया है? तो ये जयचंद जी को बताया गया है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 आपका क्या पूछा गया है, महोबा के युद्ध में परमार्दिदेव की सहायता के लिए किस गढ़वाल शासक ने सेना भेजी थी? तो ये सेना को भेजे गए थे जयचंद के द्वारा। ठीक है, महोबा के युद्ध में परमर्दिदेव की सहायता के लिए जयचंद ने सेना भेजी थी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 38 पूछा गया है, जयचंद के समकालीन राजाओं में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है? तो सबसे अधिक महत्व पृथ्वीराज तृतीय को दिया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया है, चौहान वंश के नरेश पृथ्वीराज तृतीय की सबसे अधिक शत्रुता किससे थी? तो जयचंद से थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार किस गढ़वाल शासक ने राजसूय यज्ञ किया? तो ये किया गया था जयचंद के द्वारा। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार। अच्छा, पृथ्वीराज रासो लिखा किसने है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चले, ये आपकी होमवर्क है। चले, पृथ्वीराज रासो के अनुसार गढ़वाल शासक ने राजसूय यज्ञ किया था जयचंद ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 41 आपका पूछा गया है, लक्ष्मीधर मंत्री था, किसका मंत्री था? तो गोविंद चंद्र का मंत्री था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 आपका पूछा गया है, किस राजा ने राजा शनिदेव पर विजय रूप से उसके वंश का नाम गढ़वाल वंश पड़ा? बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी राइट है, गोविंद चंद्र। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, राजा शनिदेव पर विजय रूप में उसके वंश का नाम गढ़वाल वंश पड़ा, गोविंद चंद्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नहीं समझ में आया, देखिए, जो गोविंद चंद्र राजा थे, ये राजा शनिदेव पर विजय प्राप्त किए थे। ठीक है, तो उसके रूप में इनके वंश का नाम पड़ा गढ़वाल। ठीक है, चले, देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग खुद पढ़ सकते हैं क्लास को रोक करके। ठीक है, चले, प्रश्न नंबर 43 है, कर्नल टाड ने कितने राजवंशों की सूची दी जिसमें गढ़वाल भी थे? ठीक है, गढ़वाल भी एक है, तो 36 है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 44 पूछा गया है, गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की? बताइए, गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रदेव ने की थी। ए ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 44 का। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, गढ़वाल वंश की स्थापना राजपूत प्रतिहारों के बाद चंद्रदेव ने की थी। चंद्रदेव महीचंद्र के पुत्र और यशो विग्रह के पोते थे। उन्होंने 1080 से सन 1100 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रदेव ने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। गढ़वाल शासकों को काशी नरेश के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चले, प्रश्न नंबर 45 आपका,
किसके जेतवन बिहार को 6 ग्राम दान में दिया गया। ठीक है, किसने जेतवन बिहार को 6 ग्राम यानी 6 गांवों को दान में दिया गया था, तो यह गोविंद चंद्र। ठीक है, गोविंद चंद्र जो थे ये बिहार को 6 गांव दान में दिए थे। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर आपका 46 पूछा गया है, शिव वासुदेव और सूर्य नामक हिंदू देवताओं का उपासक था, कौन था? गोविंद चंद्र था। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 आपका क्या पूछा गया है, कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? बहुत ही फेमस पुस्तक है, ये हमेशा पूछा जाता है, तो इसको लिखने वाले लक्ष्मीधर हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 48 है, महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? तो यह धावा बोला गया था सोमनाथ मंदिर पर। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 आपका क्या पूछा गया है, महमूद गजनवी ने काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, कब किया था, किस सन में? तो 1025 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 आपका पूछा गया है, अधोलिखित विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर की लूट की? तो ये लूटने वाला ससुरा महमूद गजनवी था, इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 51 है आपका, निम्न में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो ये चंदेल शासक विद्याधर थे। ठीक है, विद्याधर कभी भी महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुए। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 52 पूछा गया है, महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ था, किस सन में हुआ था? 1027 ईस्वी में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 53 पूछा गया है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी ने किए थे। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 53 का। प्रश्न नंबर 54 आपका क्या पूछा गया है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? देखिए यहाँ दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न ऐसे पूछेगा कि महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था, एक प्रश्न ऐसे पूछता है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो अगर पूछेगा कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार जो थे ये अलबरूनी थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब एक प्रश्न और पूछता है महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? तो ध्यान रखेंगे आप लोग। देखें, महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार अलबरूनी थे, लेकिन महमूद गजनवी के दरबारी कवि फिरदौसी थे। ठीक है, फिरदौसी का पूरा नाम अबू अल कासिम फिरदौसी तूसी था। वे फारसी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। उन्होंने लंबे महाकाव्य शाहनामा की रचना की। आपके एग्जाम में पूछा जाता है शाहनामा की रचना किसने की है? तो शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की है। प्रश्न नंबर आपका 55 पूछा गया है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मध्य एशिया का प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अलबरूनी था। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 56 आपका पूछा गया है, खुसरो मलिक शाह जो गजनवी वंश का था, ठीक है, वे कहाँ का शासक था? तो ये हमेशा पंजाब के शासक थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर भी थोड़ा ट्विस्ट है, ध्यान रखेंगे। देखें, खुसरो मलिक शाह गजनवी वंश के अंतिम शासक थे और उनकी राजधानी लाहौर थी। ठीक है, पंजाब में, लाहौर पंजाब में थी। गजनवी वंश के पतन के बाद मोहम्मद गौरी ने 1186 में लाहौर पर हमला किया और खुसरो मलिक को पदच्युत कर दिया, यानी उनके पद से हटा दिया। इसके बाद खुसरो मलिक और उनके बेटे को 1191 में फिरोज कोह में कैद कर लिया। ठीक है, कैद कर लिया गया, उसके बाद मार दिया गया इनको। इस तरह गजनवी वंश का अंत हो गया। ठीक है, चलें देखिए, प्रश्न आपके एग्जाम में इसी तरह बनेंगे, मोहम्मद गौरी ने खुसरो मलिक शाह को बंदी बनाकर हत्या कब की थी? तो ये हत्या करी गई थी 1191-92 के बीच में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। कहीं 91 मिलता है, कहीं 92 मिलता है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर आपका 58 पूछा गया है, तराइन की पहली युद्ध पृथ्वीराज चौहान और के बीच लड़ा गया था। मतलब जो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 ईस्वी में, यह पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है।
ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। जो तराइन का प्रथम युद्ध है 1191 में हुआ था, हरियाणा के तराइन यानी आधुनिक प्रेजेंट टाइम में तरौरी के पास। ठीक है, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। प्रश्न नंबर 59 आपका पूछा गया है, तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी पराजित किया गया था, किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 60 आपका क्या पूछा गया है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर गढ़वाल वंश के किस शासक का शासन था? तो जयचंद का। ठीक है, यानी पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था तो उस समय कन्नौज जो गढ़वाल वंश है इस पर शासन कौन कर रहा था? तो जयचंद उसके शासक थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। उम्मीद है साथियों आपको क्लास अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस क्लास को आगे ज़रूर शेयर करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी और आपसे रिक्वेस्ट है। जल्दी मिलते हैं आपके मॉडल पेपर 2 में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।